नमस्कार, मैं सुमित दे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज़ में आज हम करेंगे क्लास 10th एसएसटी और एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले देखते हैं हम संसाधन की परिभाषा। संसाधन क्या होते हैं? प्रत्येक वह वस्तु जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है वह संसाधन कहलाते हैं। और इसको और अच्छे समझने के लिए हम देखते हैं कि टेबल संसाधन संसाधन को हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक मानवीय। और इसमें तीसरा ये मानव, क्योंकि मानव स्वयं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अब सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए। अब प्राकृतिक संसाधन को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये हो जाएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन देखते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी वे कुछ समय के बाद पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि मात्र एक बार के प्रयोग से ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब नवीकरणीय संसाधन भी हमारे यहाँ पर 2 कैटेगरी में हो जाएंगे। एक तो सतत, या फिर इसको प्रवाह भी बोल सकते हैं हम, प्रवाह, जैसे कि वायु। और दूसरा हो जाएगा हमारा जैव। जैव को फिर से यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाएगी हमारी जैव की। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा हो जाएगा वन्यजीव, वन्यजीव। और अनवीकरणीय संसाधन, जैव में तो वे सभी संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे भी हो गए और उसमें जीव जंतु भी हो गए। अब इसमें प्राकृतिक वनस्पति का संबंध होगा पेड़ पौधों से और वन्य जीव का यानी जीव जंतुओं से। अब अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि एक बार के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें भी हम 2 कैटेगरीज देखते हैं इसकी। पहला तो हो जाएगा पुनःचक्रीय, पुनःचक्रीय। पुनःचक्रीय और दूसरा पुनःचक्रीय क्या होता है एक बार ये देखते हैं। पुनःचक्रीय वे हो जाएंगे जो कि जैसे कि लोहा है, लोहे को हम प्रयोग कर रहे हैं। अब लोहे का प्रयोग करके हम उसको मेल्ट करके दोबारा से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से उसका प्रयोग हो जाएगा। यानी एक साइकिल उसकी चलेगी जिससे कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर लोहे को जंग लग गया और उसके बाद वो समाप्त हो जाता, फिर दोबारा से वो नहीं बन सकता, यानी दोबारा से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये हो जाएगा पुनःचक्रीय। पुनःचक्रीय में आपके जो धातु है, धातु हो जाएंगे। और अचक्रीय, इसके बाद सेकंड इसका हो जाएगा अचक्रीय। अचक्रीय में हो जाएंगे ये जीवाश्म ईंधन वगैरह। अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। इसके बाद इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो होगा सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। इसके बाद देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो जाएंगे 2 प्रकार के, जैव और अजैव। जैव और अजैव। वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है,
जो कि मैं अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, वे जैव, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वे अजैव, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियाँ आदि। इसके बाद देखते हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर उत्पत्ति क्या, ये था उत्पत्ति के आधार पर, और यह आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें हो जाएंगे निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले देखते हैं निजी संसाधन। निजी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामी कोई निजी व्यक्ति होता है, यानी ये व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं, यानी इनका प्रयोग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मालिक होता है वो कोई एक निजी व्यक्ति होता है। जैसे कि इसमें बाइक, तो बाइक किसी निजी व्यक्ति की है तो वो निजी संसाधन हो गया, या उसको हम व्यक्तिगत संसाधन भी बोल सकते हैं। इसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि गांव की सामलात भूमि, गांव का तालाब वगैरह। इसके बाद फिर राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन में संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग देश का कोई भी राज्य कर सकता है। और अगर समुद्री सीमा की हम बात करें तो ये समुद्री सीमा 20 किलोमीटर यानी 19.2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लगभग, तो वो जो एरिया होगा समुद्र का तो वो होगा हमारा राष्ट्रीय संसाधन में। और इसमें हम अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो जैसे कि किसी राज्य में खनिज तेल के संसाधन है तो उसका प्रयोग कोई सिर्फ एक राज्य नहीं करेगा, उसका प्रयोग पूरा देश, उसका प्रयोग पूरे देश के लिए किया जाएगा, तो वो होंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये होते हैं जिनका प्रयोग कोई भी देश कर सकता है, यानी जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है उनका प्रयोग कोई भी कर सकता है। और ये सामान्यतः समुद्री सीमा के लगभग 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसके बाद जो समुद्री भाग होगा वो आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में, यानी उनका प्रयोग कोई भी देश कर सकता है, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद देखते हैं समाप्ति के आधार पर संसाधन। समाप्ति, समाप्त्या के आधार पर। तो समाप्त्या के आधार पर हो जाएगा नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी वे कुछ समय के बाद पुनः पूरित हो जाते हैं। और अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि मात्र एक बार के प्रयोग से ही समाप्त हो जाते हैं। और अब देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर सबसे पहले संभावी संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अभी बड़े स्तर पे नहीं किया जा रहा, लेकिन भविष्य में संभावना है कि उन संसाधनों का प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाएगा, तो वे होते हैं संभावित संसाधन। जैसे कि हम देखते हैं गुजरात, राजस्थान वगैरह वे जो अक्षेत्र है उन अक्षेत्रों में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उनका प्रयोग अभी बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा, तो ये हो जाएंगे संभावित संसाधन। इसके बाद है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी भंडार हमें पता है और जिनकी मात्रा भी हमें ज्ञात है। जैसे कि खनिज तेल, तो हमें पता है कि हाँ किस क्षेत्र में इनके भंडार कितने हैं, यानी एक तरह से हमें कह सकते हैं जिनके प्रयोग करने की तकनीक हमें पता है, उनके भंडार हमें पता है और उनकी मात्रा व उनकी गुणवत्ता का भी हमें पता, तो वे सारे संसाधन हो जाएंगे विकसित संसाधन। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, एक होता है इसमें भंडार और संचित कोष, लास्ट हो जाए संचित कोष। तो सबसे पहले भंडार देखते हैं। भंडार क्या होगा? भंडार वे संसाधन होते हैं जो कि
मौजूद है, लेकिन उनके प्रयोग करने की तकनीक अभी हमारे पास नहीं है। जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल का फॉर्मूला H2O, यानी हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो अगर उनको हम सेपरेट कर दें तो उससे हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन अभी वो तकनीक बड़े स्तर पे हमारे पास नहीं है, यानी उस तकनीक का प्रयोग अभी हम बड़े स्तर पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में अगर हम उस तकनीक का प्रयोग करेंगे तो ये भी हमारे पास, इसके भी भंडार हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महासागरों में बहुत ज़्यादा जल है। इसके बाद फिर हो जाएगा संचित कोष। संचित कोष भी भंडार का ही एक रूप है। ये संसाधन भी हम ये कह सकते हैं कि अभी छोटे स्तर पे इनका प्रयोग हो रहा है, जैसे कि बांध वगैरह, यानी नदियों का जो जल है उससे बिजली बनाने का जो काम है वो भी किया जा रहा है, लेकिन एक बड़े स्तर पे वो काम नहीं हो रहा। लेकिन भविष्य में अगर वो बड़े स्तर पे वो काम होगा तो वो उसका प्रयोग भी हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, तो वो हमारा संचित कोष में हो जाएगा। इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।